पॉर्न फिल्म बनाने के आरोप में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की मुश्किलें हर दिन बढ़ती चली आ रही हैं। न्यूज 18 इंडिया को राज कुंद्रा और उनकी टीम के बीच की बातचीत की चैट एक्सक्लूसिव हाथ लगी है, जिसमें राज कुंद्रा बोल रहे हैं कि कानून और मुंबई पुलिस से बचने के लिए प्लान बी को तैयार किया जाए। ये तस्वीरें राज कुंद्रा के व्हाट्सएप चैट की हैं, जिसमें वो प्लान बी की बात कर रहे हैं। 18 नवंबर की ये तस्वीर देखिए, जिसमें एच अकाउंट्स नाम के ग्रुप में मैसेज डाला गया कि प्रदीप, आपके हॉटशॉट ऐप ने गूगल के नियमों को तोड़ा है, उसे बैन कर दिया गया है। इसके बाद राज कुंद्रा लिखते हैं कि प्लान बी शुरू हो गया, 2-3 हफ्तों में नया ऐप iOS और एंड्रॉइड पर आ जाएगा। आगे रॉब डिजिटल मार्केटिंग नाम का शख्स कहता है कि राज कुंद्रा, क्या तब तक हम सभी बोर्ड फिल्में हटाकर गूगल प्ले से दोबारा ऐप शुरू करने की अपील करें? राज कुंद्रा का एक और चैट देखिए, ये 10 नवंबर का है। इसमें एक न्यूज आर्टिकल शेयर किया गया है। इस न्यूज आर्टिकल के मुताबिक पॉर्न कंटेंट दिखाए जाने के चलते 7 OTT प्लेटफॉर्म्स को सम्मन किया गया है। इस पर राज कुंद्रा का जवाब आता है कि थैंक गॉड तुमने BF यानी नए ऐप वाली फ्रेम तैयार किया है। इस पर उमेश कामत कहता है कि फिलहाल कुछ वक्त के लिए ज्यादा बोल्ड कंटेंट को OTT प्लेटफॉर्म से हटा लेते हैं। हमें HS हॉटशॉट्स को बनाए रखने का रास्ता खोजना होगा। राज कुंद्रा कहता है कि मुझे शक है कि पुलिस आर्ट बालाजी को बंद करा पाएगी। इस पर उमेश कामत कहता है कि ये इतना सीरियस नहीं है, वो सिर्फ आपत्तिजनक कंटेंट को हटाना चाहते हैं। हमारी लाइफ बढ़िया चल रही है। जब गूगल प्ले और iOS ने कुंद्रा के ऐप हॉटशॉट को हटा दिया था, उस पर राज कुंद्रा ने प्लान बी तैयार किया था। कुंद्रा की मार्केटिंग टीम मुंबई के जोगेश्वरी पश्चिम इलाके में मौजूद लोटस ग्रैंडियोर नाम की इमारत में बैठती थी। इस इमारत की 15वीं मंजिल पर कुंद्रा का दफ्तर है। क्राइम ब्रांच की छापेमारी में कुंद्रा के दफ्तर से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा बरामद हुई है। क्राइम ब्रांच की टीम ने अश्लील वीडियो भी बरामद किए हैं। जोगेश्वरी के इसी दफ्तर में कुंद्रा की टीम वीडियो एडिटिंग करती थी। यहाँ फिल्म तैयार करके यूके भेजी जाती थी। यूके में कुंद्रा के जीजा की कंपनी फिल्म अपलोड करती थी। पॉर्न फिल्म के जरिए राज कुंद्रा और उनकी टीम हर महीने लाखों की मोटी कमाई कर रहे थे। पुलिस सूत्रों से न्यूज 18 इंडिया को राज कुंद्रा के बैंक खातों की एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। राज कुंद्रा और उनकी टीम हर महीने 30 से 40 लाख रुपए की मोटी कमाई कर रहे थे। राज कुंद्रा के ऐप हॉट हिट के जरिए हर दिन कभी 1 लाख और या 2 लाख जमा कराए जा रहे थे उनके बैंक खातों में। क्राइम ब्रांच को कुंद्रा के खातों की डिटेल मिली है, जो कि न्यूज 18 की टीम के पास है। ये वो SMS है जो बैंक ने कुंद्रा को भेजे हैं। ये वो एक्सक्लूसिव बैंक डिटेल है जो बताती है कि हॉटशॉट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पॉर्न मूवीज डालकर राज कुंद्रा एक दिन में कितना कमाते थे। यह आंकड़ा कुंद्रा की रोजाना कमाई बता रहे हैं। हॉट हिट नाम के ऐप से कुंद्रा के खाते में लगातार पैसे भेजे जा रहे थे। ये उसी की SMS डिटेल है। कुंद्रा की रोजाना कमाई में 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक के आंकड़े सामने आए हैं। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक कुंद्रा ने एक महीने में करीब 30 लाख रुपए पॉर्न फिल्मों से कमाए। जिन फिल्मों से कुंद्रा मोटी कमाई कर रहे थे वो मुंबई के इसी बंगले में शूट की जाती थी। मुंबई के मड इलाके में यह बंगला है। राज कुंद्रा की कंपनी के बैनर तले अश्लील फिल्में शूट करने का काम इसी के अंदर होता था। 4 फरवरी को क्राइम ब्रांच ने निशानदेही मिलने पर इस बंगले पर छापा मारा था। छापे में फिल्म बनाने वाले महिला पुरुष रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए थे। कुंद्रा की टीम भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग के नाम पर बंगला लेती थी। बंगले के स्टाफ को शूटिंग के दौरान बाहर भेज दिया जाता था। बंगले के खिड़की दरवाजे ढक दिए जाते थे ताकि ये भनक न लगे कि अंदर क्या चल रहा है। राज कुंद्रा बीते 1.5 बरस से इस धंधे में जुड़े थे और उनके जीजा की कैनरिन नाम की कंपनी यूके से ये धंधा चला रही थी। हालांकि क्राइम ब्रांच को कुंद्रा की पत्नी शिल्पा शेट्टी का इस धंधे में अभी तक कोई रोल नहीं मिला है। 18 जुलाई को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने राज कुंद्रा के घर और उनके दफ्तर पर छापेमारी की थी। कुंद्रा के लैपटॉप में पुलिस को कई ईमेल मिले थे। ईमेल में पॉर्न फिल्म को लेकर बातचीत की गई थी, जिसमें फिल्म की शूटिंग के लिए लोकेशन और खर्चे के डिटेल थे। ईमेल के अलावा व्हाट्सएप पर भी कुंद्रा ने पॉर्न फिल्मों के शूट, उनके अपलोड करने और रेवेन्यू कमाने के बारे में बात की थी। मुश्किलों में फंसे राज कुंद्रा पर फिल्म जगत के लोग भी बटे हुए हैं। कोई उनके साथ है तो कोई इस घटना के उजागर होने के बाद फिल्म जगत पर सवाल उठा रहा है। मुझे इतना नॉलेज नहीं उनकी ऐप के बारे में। मैंने एक ऐप देखी थी, वो सिंपल ऐप थी, इतना कुछ था नहीं इसके अंदर। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई थिंक इज ए नाइस गाय राज कुंद्रा। देखते हैं क्या सच है क्या झूठ है, तो कोर्ट ही बता सकते कंगना रनौत ने कुंद्रा के बहाने पूरे फिल्म जगत को गटर कह दिया। उन्होंने लिखा है,
इसीलिए मैं मूवी इंडस्ट्री को गटर कहती हूँ। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। अपनी आने वाली फिल्म टीकू वेट शेरू में इस इंडस्ट्री की कई छिपी हुई परतों को मैं खोलने जा रही हूँ। हमें नैतिकता वाला मजबूत सिस्टम चाहिए और जाहिर तौर पर कोई ऐसा जो नजर रखते हुए सबके कान खींच सके। मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के मुताबिक राज कुंद्रा ने पॉर्न फिल्म की इंडस्ट्री महज 18 महीने पहले शुरू की थी। हर दिन राज कुंद्रा और उनकी टीम पॉर्न इंडस्ट्री से 6 से 8 लाख रुपए की मोटी कमाई करते थे। राज कुंद्रा के पार्टनर यानी कि उनकी जीजा प्रदीप लंदन में बैठकर पूरे कारोबार को संभाल रहे थे। राज कुंद्रा अब विवाद कुछ नया नहीं है। इससे पहले भी राज कुंद्रा का नाम IPL स्पॉट फिक्सिंग और अंडरवर्ल्ड के साथ लिंक होने में उनका नाम सामने आ चुका है। कोरोना के दौरान ऑक्सीजन की कमी से एक भी व्यक्ति की मौत न होने के बयान पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। विपक्ष ने इस मामले पर केंद्र सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि सरकार ऑक्सीजन की कमी से मारे गए लोगों के परिवार वालों के साथ अन्याय कर रही है। इस मामले में आम आदमी पार्टी ने सरकार के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने का फैसला किया है। वहीं शिवसेना इस मामले में केंद्र सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात कह रही है। हालांकि बीजेपी ने भी इस मामले पर विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब दिया है। विपक्ष ने एकजुट होकर सरकार को घेर लिया है। सुना और ये पढ़ा तो जिसके परिवार के लोग ऑक्सीजन के अभाव से उनकी मृत्यु हो गई, उनके ऊपर क्या बीती हुई ये बात सुनकर। ये मोदी सरकार ने देश के लाखों लोगों की मौत का मजाक उड़ाया है। ये मोदी सरकार ने लोगों के दर्द पे अट्ठास लगाया है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं इस बात को भी दर्शाता है कि इस सरकार को न किसी की जान की परवाह है और न देश के सामने सच बोलना है। इस देश में जो हमारी सरकार है ना, उसने अपनी आंखें बंद कर दी हैं। वो बेचारी कुछ देख नहीं पाती और जो सच्चाई है वो भी सुन नहीं पाती। तो सुनना भी नहीं चाहते और देखना भी नहीं चाहते वास्तविकता को, सच्चाई को। दूसरी लहर में देश में ऑक्सीजन की कमी हुई थी। इसी मसले पर केंद्र सरकार से सवाल पूछा गया। सरकार के बयान पर विपक्ष को उसे घेरने का मौका मिल गया। बीजेपी और सरकार की तरफ से विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया गया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये आरोप लगाया कि किसी भी राज्य ने नहीं बताया कि उसके यहाँ ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत हुई है। जब राज्यों ने केंद्र सरकार के पास कोई डाटा ही नहीं भेजा तो केंद्र सरकार कैसे इस मामले में जानकारी दे सकती है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित बताया। संबित पात्रा ने कहा कि हेल्थ सेक्टर राज्य सरकारों का विषय है। राज्य सरकारों ने ऐसे कोई आंकड़े पेश नहीं किए हैं। केंद्र कहती है कि हम केवल संग्रहित करते हैं डाटा को, अर्थात जो भी आंकड़े राज्य भेजते हैं केंद्र को, हम उसे संग्रहित करते हैं, कलेक्ट करते हैं। हम डाटा जनरेट नहीं करते। चूंकि किसी भी राज्य ने या किसी भी यूनियन टेरिटरी ने ऑक्सीजन के शॉर्टेज को लेकर कोई मृत्यु हुआ हो, स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन शॉर्टेज, इस पर कोई आंकड़ा नहीं भेजा। किसी ने भी ये नहीं कहा कि उनके राज्य में ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण कोई मृत्यु हुई है। ये जो मरीज थे ये बहुत क्रिटिकल थे, इनको कोमॉर्बिडिटीज थी और इस कारण से इनकी मृत्यु हो गई। ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण इनकी मृत्यु नहीं हुई है, ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लिखित में अपनी कमेटी की रिपोर्ट को दिल्ली हाई कोर्ट को सबमिट करती है। एक भी मरीज की मृत्यु ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण हुआ है ऐसा लिख के दिया है क्या? टीवी में कुछ और टीवी के बाहर कुछ, ये राजनीति रुकनी चाहिए। आपकी छत्तीसगढ़ की सरकार जब ये खुद मान रही हैं कि यहाँ ऑक्सीजन की शॉर्टेज के कारण डेथ नहीं हुआ, आप ट्वीट करके पूरे देश में भ्रम फैला रहे हैं। और आज मैं मीडिया से भी कहूँगा कि ये लोग तो, इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये लोग तो झूठ बोलेंगे, भ्रम फैलाएंगे, अफरा तफरी का माहौल, कन्फ्यूजन का माहौल बनाने की चेष्टा देश में करेंगे। मगर हाथ जोड़ के चतुर्थ स्तंभ मीडिया से भी ये निवेदन है कि आप इन लोगों को एक्सपोज करिए, इनसे सवाल पूछिए आप राहुल गांधी से, सवाल पूछिए आप अरविंद केजरीवाल जी से कि आप अपने हाईकोर्ट में तो कुछ कहते हैं मगर आके टीवी के सामने और ट्विटर में कुछ और कहते हैं। संसद में उठे इस सियासी तूफान में बीजेपी का साफ कहना है कि किसी भी राज्य सरकार ने ऑक्सीजन से होने वाली मौत का आंकड़ा ही नहीं दिया और महामारी पर विपक्ष को राजनीति सूझ रही है।
इस मामले में केंद्र सरकार ने ये तो माना कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश में ऑक्सीजन की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इस मामले में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने ये सवाल पूछा था कि क्या देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत हुई है। इस मामले में स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने लिखित जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देश में स्वास्थ्य चूंकि राज्यों का मामला है, राज्यों को कोरोना से हुई मौतों के बारे में दिशा निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन किसी भी राज्य ने कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से हुई किसी मौत के बारे में कोई आंकड़ा नहीं भेजा। सीए और एनआरसी को लेकर एक बार फिर से सियासी घमासान हो सकता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि इससे किसी भी मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं होगी और ना ही इसका किसी भी तरह से हिंदू मुस्लिम विभाजन को लेकर कोई लेना देना है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दावा किया कि कुछ सियासी दलों ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए इसको सियासी रूप दिया था। उन्होंने ये कहकर सियासी हलचल मचा दी कि 1930 से योजनाबद्ध तरीके से जनसंख्या बढ़ाकर भारत को पाकिस्तान बनाने की कोशिश हुई थी। सिटीजनशिप डिबेट ओवर एनआरसी एंड सीएए, असम एंड द पॉलिटिक्स ऑफ हिस्ट्री इन गुवाहाटी नाम की किताब लॉन्च की। इस दौरान एनआरसी और सीएए पर देश में चल रही सियासत पर उन्होंने हमला बोला। भागवत ने कहा कि जो लोग इस कानून को मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं, उनके लिए समझना जरूरी है कि भारत में 90 साल पहले मुसलमानों की जनसंख्या को सुनियोजित तरीके से बढ़ाने के प्रयास हुए थे। तब अपने संप्रदाय की संख्या के बल पर हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने की कोशिश हुई थी। 1930 से योजनाबद्ध रीति से और मुसलमानों की संख्या बढ़ाने के प्रयास हुए। ऐसा विचार था कि जनसंख्या बढ़ाएंगे, अपना प्रभुत्व, अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे और फिर इस देश को पाकिस्तान बनाएंगे। ये पूरे पंजाब के बारे में था, ये सिंध के बारे में था, ये असम के बारे में था, ये बंगाल के बारे में था। कुछ मात्रा में सत्य हो गया, भारत विखंडन हो गया, पाकिस्तान हो गया, लेकिन वो जैसा पूरा चाहिए था वैसा नहीं मिला। आसाम नहीं मिला, बंगाल आधा ही मिला, पंजाब आधा ही मिला, बीच में कॉरिडोर चाहते थे, वो नहीं मिली। मोहन भागवत ने कहा कि हमें दुनिया से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और लोकतंत्र सीखने की जरूरत नहीं है। ये हमारी परंपराओं में है, हमारे खून में है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सीए और एनआरसी पर लिखी किताब के विमोचन के समय जोर देते हुए कहा कि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। सभी धर्मों के साथ मिलकर कैसे रहा जा सकता है, ये भारत ने दुनिया को सिखाया है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नागरिकता कानून का मसौदा किसी के अहित के लिए नहीं है, बल्कि ये ऐसे लोगों की मदद के लिए है जो पिछली सरकारों के फैसले से पीड़ित रहे हैं। सीए और एनआरसी का विरोध करने वालों पर हमला बोलते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि कुछ लोग हमेशा बवाल करते हैं, इस पर भी करेंगे, लेकिन वे देश हित में काम करते रहेंगे। 2 साल पहले सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर काफी हिंसक घटनाएं हुई थी। विपक्षी दलों ने कानून में संशोधन का पुरजोर विरोध किया था। संघ प्रमुख ने दावा किया कि सिर्फ सियासी फायदे के लिए सीएए और एनआरसी को जन विरोधी मुद्दा बताकर दुष्प्रचार किया गया। सीएए एनआरसी ये किसी भारत के नागरिक के विरुद्ध बनाया हुआ कानून नहीं है। भारत के नागरिक मुसलमान को सीएए से कुछ नुकसान नहीं पहुंचता। किसी ने कोई इसमें सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश नहीं की, केवल सरकार ने की। इनका जो उद्देश्य था कि जो धार्मिक रूप से अपने अपने देशों में प्रताड़ित होते हैं उनको हिंदुस्तान में शरण मिले और नागरिकता मिले, वो भी पूरा हो जाता और कोई धार्मिक बटाव वाला संदेश नहीं जाता। लेकिन ये जानकर इन्होंने कुछ धर्मों का नाम लिया, कुछ का नाम नहीं लिया, क्योंकि यही सरकार ही चाहती थी कि इसको धार्मिक रंग दें। धोखाबाजी का बात है, पूरे दुनिया जानता है, सब लोग जानता है इसका मकसद क्या है और कैसे आसाम में इस्तेमाल किया जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान में कैसे इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसे नागरिक सब देने के लिए, नागरिकता देने के लिए एक हिस्सा जनता को बाहर निकाल दिया जा रहा है धर्म के नाम पर। ये सब जो बात कहते हैं ये सिर्फ धोखा देने का बात है। सबको मालूम है कि एक विशेष सांप्रदायिक दृष्टिकोण से ये कानून बनाया गया और इसको लागू करने का कोशिश किया जा रहा है। असम में बीजेपी के सत्ता में लौटने के बाद भागवत की ये पहली यात्रा है। उन्होंने उत्तर पूर्वी राज्यों के कई संघ पदाधिकारियों के साथ बैठकें की। उसके बाद सीएए और एनआरसी पर लिखी गई किताब का विमोचन किया।
ये किताब ऐसे वक्त में आई है जब यूपी में चुनाव और इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा हंगामा यूपी में ही हुआ था। बहरहाल एनआरसी और सीएए का मुद्दा सरकार, विपक्ष और जनता तीनों के लिए बड़ी कसौटी है। सीएए और एनआरसी का मुद्दा संवेदनशील है। 2019 में भी इस पर काफी हिंसा और हंगामा हुआ था। इस बार संघ नागरिकता के मुद्दे पर नए दावे कर रहा है, इसलिए इसका सियासी असर जरूर होगा, क्योंकि हमेशा से ही ये राजनीतिक बहस और चुनावी एजेंडे का मुद्दा रहा है। इसलिए जिनको इस पर सियासत करनी है वे दुष्प्रचार का दामन थामेंगे और जिनके हित इससे जुड़े हैं उनकी फिक्र जरूरी है। सीएए और एनआरसी का कानून किसी पर जुल्म करने का नहीं, बल्कि सांप्रदायिक आधार पर होने वाले अत्याचारों से बचाने का कानून है। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद की मुसीबतें बढ़ गई हैं। फर्रुखाबाद की अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। इतना ही नहीं, सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस पर अपने ट्रस्ट के जरिए दिव्यांगों के उपकरण खरीद फरोख्त का आरोप है। इतना ही नहीं, सरकार के साथ उन्होंने हेराफेरी और धोखाधड़ी भी की। मामला 2010 का है, लेकिन जांच के बाद 2019 में मामला कोर्ट पहुंचा। अब लुईस खुर्शीद पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कांग्रेस सरकार में विदेश मंत्री रह चुके सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने समाज सेवा के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल नाम का एक ट्रस्ट बनाया था। आरोप है कि लुईस खुर्शीद ने ट्रस्ट के नाम पर सरकार से 71,50,000 रुपए लिए, लेकिन दिव्यांगों को उपकरण बांटने के नाम पर लाखों रुपए का गबन कर लिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट को 30 मार्च 2010 को भारत सरकार से 71,50,000 रुपए दिव्यांगों को उपकरण बांटने के लिए मिले थे। इन पैसों से यूपी के 17 जिलों में कैंप लगाकर दिव्यांगों को व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल और सुनने की मशीन समेत कई उपकरण बांटे जाने थे। इनमें से 4 लाख की रकम के सिर्फ फर्रुखाबाद की कायमगंज तहसील में ही कैंप लगाया जाना था। ट्रस्ट की तरफ से 3 जून 2010 को 32 लाभार्थियों की लिस्ट सत्यापन रिपोर्ट के साथ भारत सरकार को भेज दी गई। बताया गया कि ट्रस्ट ने एटा, इटावा, कासगंज, मैनपुरी, अलीगढ़, शाहजहांपुर, मेरठ और बरेली समेत राज्य के 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में शिविर लगाकर दिव्यांग बच्चों को उपकरण बांटने का दावा किया था। लेकिन जब ट्रस्ट की रिपोर्ट की जांच हुई तो हैरान करने वाला खुलासा हुआ। ट्रस्ट पर इस मामले में फर्जी आरोप लगे तो केंद्र सरकार ने जांच के आदेश दिए, जिसके बाद लखनऊ की आर्थिक अपराध शाखा ने बाकायदा इस मामले की जांच शुरू की और कायमगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। लुईस खुर्शीद के साथ साथ ट्रस्ट के जो सचिव थे अतहर फारूकी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। असल में जिस हस्ताक्षर जो किए गए थे उसमें सीएमओ और तहसीलदार की दस्तखत भी कायमगंज में जो किए गए थे असल में वो फर्जी पाए गए थे, जिसके बाद इस जांच को शुरू कर दिया गया। ऐसे में साफ है कि जिस दिन दिव्यांगों के उपकरण बांटे जाने की बात आई उस दिन असल में कोई कैंप भी नहीं लगाया गया। फर्रुखाबाद के कायमगंज कोतवाली में निरीक्षक रामशंकर यादव ने 10 जून 2017 को लुईस खुर्शीद और ट्रस्ट के सचिव के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। इसके बाद 30 दिसंबर 2019 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। कोर्ट ने तभी आरोपियों को समन जारी किया था, लेकिन दोनों ही आरोपी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। गबन के आरोप और विवादों में फंसने के बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। हालांकि ये मामला इसके पहले भी चर्चा में रहा था और जब 2014 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फर्रुखाबाद रैली करने गए थे तो उन्होंने दिव्यांगों के उपकरण में घोटाले का मुद्दा भी उठाया था। लेकिन एक बार फिर फर्रुखाबाद कोर्ट ने लुईस खुर्शीद को गैर जमानती वारंट कर दिया, जिसके बाद पूरा मामला चर्चे में आ गया। हालांकि कोर्ट ने 16 अगस्त को इसकी सुनवाई रखी है। सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का कैप्टन बनाकर कांग्रेस विवाद खत्म होने का इंतजार कर रही थी, लेकिन विवाद और ज्यादा बढ़ गया। जिस तरह से सिद्धू ने पार्टी के नेताओं, विधायकों और मंत्रियों को अपने पक्ष में खड़ा करके जमघट लगा करके शक्ति प्रदर्शन किया, उसे कैप्टन को खुली चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। उधर कैप्टन शांत हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन जिस तरह से सिद्धू के समर्थन में कांग्रेस के नेताओं की भीड़ उमड़ी, उससे ये सवाल उठने लगा है कि क्या कैप्टन का खेमा अब कमजोर हो चला है। अध्यक्ष बनने के बाद सिद्धू की कोशिश खुद को कैप्टन के मुकाबले ज्यादा मजबूत नेता और ज्यादा कार्यकर्ताओं की पसंद दिखाने की रही और इसके लिए सिद्धू ने अघोषित शक्ति प्रदर्शन का रास्ता चुना। ये तस्वीर उसी की झलक है जिसमें विधायक हैं, कैप्टन सरकार के मंत्री हैं, पंजाब कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं और पार्टी के कार्यकर्ता भी। वैसे तो ये तस्वीर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के अहाते की है जहां सिद्धू मत्था टेकने पहुंचे थे, लेकिन अपने साथ साथ नेताओं का ऐसा दल बल लेकर उनके पहुंचने को धार्मिक से ज्यादा सियासी शक्ति प्रदर्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि दावे
कुछ और ही हैं। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੱਜ ਇਸ ਆਦਿ ਅਨੰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ खड़े होकर दृढ़ता नाल निभाउण दी सानू ताकत बख्शो। जितने लोग स्वर्ण मंदिर के अहाते में, उतने ही स्वर्ण मंदिर के बाहर समर्थकों के इसी हुजूम के बीच सिद्धू का काफिला और उनके घर से निकली 2 बसें यहाँ पहुंची, जिनसे नेता, विधायक और मंत्री उतरते नजर आए। बताया गया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह से जारी खींचतान के बीच जब सिद्धू ने स्वर्ण मंदिर जाने की योजना बनाई तो उसी वक्त शक्ति प्रदर्शन का विचार आया। फिर तो पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष की तरफ से घर पर चाय नाश्ते की पार्टी रखी गई और इसमें कैप्टन को छोड़कर बाकी नेताओं को शामिल होने का न्योता भेज दिया गया। मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ तो गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग गईं। आलाकमान की पसंद बनकर उभरे सिद्धू के न्योते पर उनके घर 80 में से 62 विधायक पहुंचे। इसके अलावा कैप्टन सरकार के 3 मंत्री भी पहुंचे। नाश्ते पर जुटे मेहमानों में कई जिलाध्यक्ष, निगम और बोर्डों के चेयरमैन भी नजर आए। यहाँ पहुंचने वाले नेताओं ने इसे शक्ति प्रदर्शन तो माना, लेकिन मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं। नाश्ते पर जुटे नेताओं की तस्वीर सिद्धू के दफ्तर ने सोशल मीडिया पर भी डाल दी, जिसका मकसद कैप्टन अमरिंदर सिंह से लेकर पार्टी आलाकमान तक को संदेश देना बताया गया। सिद्धू ने सबसे पहले सुबह पार्टी के नेताओं को नाश्ते के बहाने अपने घर इकट्ठा किया। उसके बाद बस में सवार होकर अमृतसर पहुंच गए। अब सबको इस बात का इंतजार है कि सिद्धू अध्यक्ष पद की कुर्सी कब संभालेंगे। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को 11 बजे दिन में सिद्धू चंडीगढ़ में प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय में अध्यक्ष का पद संभालेंगे। लेकिन इस बीच सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की चुप्पी कब टूटती है। कैप्टन मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा ने एक बयान जारी करके कहा कि जब तक नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के साथ सभी मसले हल नहीं कर लेते, वो निजी रूप से उनसे नहीं मिलेंगे। हालांकि उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने को आलाकमान का फैसला बताते हुए उसका स्वागत किया। कैप्टन के समर्थन में एक मंत्री का तो बयान आया ही, साथ ही मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल का एक ट्वीट भी सामने आया। इसमें रवीन ठुकराल ने लिखा कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अमरिंदर सिंह से मिलने का कोई वक्त नहीं मांगा है। नवजोत सिंह सिद्धू की अमरिंदर सिंह से तब तक मुलाकात नहीं हो सकती जब तक वो कैप्टन को लेकर दिए गए बयानों पर सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांग लेते। ठुकराल ने मुख्यमंत्री की 2 अलग अलग अंदाज वाली 2 तस्वीरें ट्वीट करके ये संदेश देने की भी कोशिश की कि पंजाब की सरकार के मुखिया अभी भी वो ही है। इस सियासी अनबन के नतीजे का अंदाजा पंजाब कांग्रेस के नेताओं को है, इसलिए कुछ नेता दोनों के बीच सुलह की जरूरत बताते दिखे। इस पूरे मामले में अब तक न सिद्धू ने चुप्पी तोड़ी है और न ही मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने, लेकिन दोनों तरफ से सियासी बयानबाजी जारी है। अब तक तो यही लग रहा है कि जिस मामले को आलाकमान ने सुलझाने की कोशिश की, वो फिलहाल तो पूरी तरह सुलझा नहीं है। पंजाब विधानसभा चुनाव में लगभग 6 महीने का वक्त बचा है। विपक्षी पार्टियां चुनाव की तैयारी कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस अंदरूनी कलह में अब भी उलझी हुई है। इसी कलह को खत्म करने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धू को अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया, लेकिन मामला सुलझने के बजाय और ज्यादा उलझ गया। सिद्धू और कैप्टन की ताजा जंग का हल कांग्रेस आलाकमान क्या निकालेगा, इस बात पर सबकी नजर टिकी हुई है।